बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप स्पोर्ट्स फन देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम, बल्कि कौमी क्रिकेट टीम भी और उसके साथ जो शाहीन्स हैं, जिनको उर्फ़ आम में आप ए टीम भी कह सकते हैं, ये दोनों ही न्यूजीलैंड में मौजूद हैं और मैचेस खेल रहे हैं। शाहीन्स ने फिर कुछ कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौमी टीम की अगर बात करें तो T20 सीरीज़ से आगाज़ हुआ, 2 मैचेस में शिकस्त हुई और उसके बाद जो आखिरी मुकाबला T20 सीरीज़ का हुआ उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद ये कहा गया कि चलें, आपने इख्तिताम किया एक सीरीज़ का फ़तह के साथ जो कि खुशाइंद है, जिसका कि शायद फ़ायदा टेस्ट मैच सीरीज़ में भी हो। लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान को ड्रॉबैक ये हुआ कि पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन, पाकिस्तान के रेगुलर कप्तान बाबर आजम, वो ज़ख्मी हुए और वो सीरीज़ से, बल्कि पूरे दौरे से ही वो फिर बाहर हो गए। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, काफ़ी उनकी कारकर्दगी जो कि पूरे साल में ही अगर कहें तो बहुत उम्दा रही, जिसके बाइस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हालिया दिनों में अपने अवार्ड्स का ऐलान किया था उसमें उनको टेस्ट मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया और उसके अलावा भी अवार्ड्स मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों ने जीते। जो आपके इल्म में है, T20 सीरीज़ के बाद टेस्ट मैच का जब आगाज़ होता है तो उस वक्त ज़रा उम्मीद थी कि कुछ पाकिस्तान की टीम, क्योंकि बॉलर्स पाकिस्तान के यंग हैं, शाहीन शाह अफरीदी हों, उनके साथ नसीम शाह हों, यंग हैं और इससे पहले अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, जिसके बाइस उनका इंतखाब हुआ। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम 101 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड ने 431 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में और 180 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर की। पाकिस्तान की टीम ने 239 रन अपनी पहली इनिंग्स में बनाए थे और पाकिस्तान को फिर जीत के लिए 373 रन का हदफ मिला था। 123 अशारिया लगभग 3 ओवर्स का खेल बाकी था। पाकिस्तान ने खेला, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन दरमियान में फ़हीम मशरफ हों, रिजवान हों, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा फवाद आलम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इतने बरस के बाद वापस आए और एक सेंचुरी स्कोर की और उसमें रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया कि पाकिस्तान की जानिब से इस इनिंग में किसी खिलाड़ी की न्यूजीलैंड की सरजमीन पर सेंचुरी हो। लेकिन पाकिस्तान की टीम 271 रन बना सकी और 101 रन से यूँ पाकिस्तान को नाकामी हुई। और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग कारकर्दगी है उस पर एक मरतबा फिर सवालिया निशान हुआ। जो बॉलर्स हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत टैलेंटेड हैं और यकीनी तौर पे हैं, इसीलिए टीम का हिस्सा भी हैं, बहुत ज़्यादा रन हुए। 659 रन, 6 खिलाड़ी आउट पर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर की थी। इतने ज़्यादा रन बनवाए पाकिस्तान की टीम ने, उन पर स्कोर हुआ और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 297 रन बनाए थे, जिसके बाइस दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार हुई। और यूँ इस टेस्ट मैच को कभी आपने हाल देखा उसका पहले टेस्ट मैच से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। बहुत ज़्यादा सिलेक्शन पर सवालात उठे, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो कोचिंग पैनल है उसके ऊपर सवालात उठे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय आप सुन चुके हैं, जो उन्होंने कहा। पाकिस्तान के हेड कोच हों मिसबाहुल हक, बैटिंग कोच हों यूनस खान, बॉलिंग कोच हों वकार यूनस, इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया कि ना तजर्बेकार बॉलर्स को ले जाकर न्यूजीलैंड में इसके अलावा किसी और चीज़ की तवक्को नहीं थी। और आपने सुना भी जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो इस पर भी तनकीद काफ़ी ज़्यादा हुई मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से कि टेस्ट मैच वो मकाम नहीं है जहाँ बॉलर्स जाके सीखते हैं। सीखने का अमल फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आपने देखा कायद अज़म ट्रॉफ़ी ख़त्म हुई, फ़ाइनल में सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की टीम आमने सामने थी और क्या शानदार फाइनल हुआ। 5वें रोज़ तक गया और बिल्कुल स्कोर टाई हुए। उसी वक्त सेंट्रल पंजाब की विकेट गिरी, वकास मकसूद खेल रहे थे और वो आउट हुए बिल्कुल उसी स्कोर पर जो स्कोर चाहिए था। और हसन अली खड़े हुए थे साथ, उन्होंने 60 के लगभग गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की और क्या शानदार वो मैच हुआ। बताने का मकसद ये है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आप, या जो बड़ी क्रिकेट है उसके अंदर भी आप रमक पैदा कर सकते हैं, जान पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से परफॉर्मर्स को फिर आपको
एलिवेट भी करना है। अगर पिछले सीज़न की, अब मैं फर्स्ट क्लास की बात शुरू कर ही दी है, तो पिछले सीज़न की अगर बात करें तो वहाँ जो टॉप परफॉर्मर्स थे मौजूद ज़रूर हैं। ज़फ़र गौहर टॉप परफॉर्मर्स में से एक हैं, इमरान भट्ट टॉप परफॉर्मर थे पिछले सीज़न के, वो भी मौजूद। शाहीन के साथ ज़फ़र गौहर आखिरी टेस्ट मैच की 11 का भी हिस्सा बने। और अब भी ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट क्लास की इस सीज़न के परफॉर्मर्स हैं, जो टॉप विकेट टेकर रहे 67 विकेटों के साथ, साजिद खान खैबर पख्तूनख्वा के, वो टॉप पर हैं। कामरान गुलाम 1200 से ज़ायद उन्होंने रन्स बनाए, 37 साल रिकॉर्ड तोड़ा पाकिस्तान का फ़र्स्ट क्लास का, अब वो भी खैबर पख्तूनख्वा से। और उनके अलावा 35 शिकार किए रेहान अफरीदी ने, उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से, और वो बेहतरीन विकेट कीपर बने। हसन अली टूर्नामेंट के और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बने। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये याद रखिए कि इस साल के परफॉर्मर्स ये थे। जब आप लंबी क्रिकेट के परफॉर्मर्स को या लंबी क्रिकेट में ज़्यादा तजर्बा रखने वालों को ही लेकर जाते हैं तो शायद उसका फ़ायदा हो। इससे पहले जो मुश्किल टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इमरान भी टीम का हिस्सा थे, इमरान खान सीनियर जो बॉलर हैं, और उसके अलावा काशिफ भट्टी भी हिस्सा थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन सुहेल खान जो कहा जाता है कि लंबी क्रिकेट में उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। तो ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान की टीम ने जैसा परफॉर्म किया है, इसका ज़रूर ये स्क्रूटनी भी होगी, और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम भी होगा। फिर हो सकता है कि कुछ रद्दो बदल भी हो, कुछ चेहरे भी तब्दील होते देखें। लेकिन दरमियान में पाकिस्तान सुपर लीग की भी आमद है, तो होता अक्सर ये है कि T20 क्रिकेट आ जाती है तो फिर हम उस तरफ चले जाते हैं, फिर हमारा फोकस टेस्ट मैच क्रिकेट से हट जाता है। क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड का दौरा भी हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खातिर खा नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद उसको इस बारीक बीनी से उसका जायज़ा हमें नज़र नहीं आया कि लिया गया हो। दरमियान में अब साउथ अफ्रीका की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, और गालिबन 16 तारीख को इसी महीने की तवक्को ये है कि वो यहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में मुकाबले होंगे, और बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये तो सारी सूरत हाल थी। अब हम आज बात किस चीज़ पे करेंगे ये मैं आपको बता दूं। हम बात करेंगे पाकिस्तान के, एक तो जो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की कारकर्दगी है उस पर हम बात करेंगे, इंतज़ामिया पर पाकिस्तान की बात करेंगे, उसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत हैं जो उन साहब से जुड़े हैं जो आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा, 2005 में डेब्यू हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना मकाम बनाना शुरू कर दिया और दुनिया के सफ़े अव्वल के बॉलर बने। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ मोहम्मद आसिफ दी आर्टिस्ट उनको कहा गया, और 2010 में उनके करियर को ब्रेक लगा। उसकी वजह भी आप जानते हैं, स्पॉट फिक्सिंग का केस जो इंग्लैंड में हुआ, और उसके बाद से वो बाहर हैं। लेकिन अब चलें, आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। पाकिस्तान की बॉलिंग से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बताएं, क्या वजह है कि इतने रन्स पाकिस्तान ने करा दिए न्यूजीलैंड में? तो बॉलिंग के मयार को आप मैं कैसे? एक बात बोलूं, जैसी ग्रीन पिच थी ना, हमारे बॉलर्स की बदकिस्मती है, इस पिच पे दसा नहीं लगा किसी का भी। ऐसी ग्रीन पिच देख के तो हम तो खुशी से झूम जाते थे कि यार शुक्र है हमें ऐसी पिच मिल गई। मैं तो बॉल ही ना छोड़ू हाथ से। पहले इनिंग में 6-7 आउट करूं, दूसरी में 3-4 आउट करके 10 लगाऊं एटलीस्ट। इनके पास, आपको एक मैं बात बताऊं, जो हमारे बॉलर है ना इस वक्त, वो विकेटों में बॉल ही नहीं कर रहे, वो कीपर को बॉलिंग कर रहे हैं। और इनकी अप्रोच नहीं है विकेटों के बॉल करने वाली, इनकी वहां अप्रोच नहीं है। और ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कोच नहीं हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ। मुझे इतनी थोड़ी बहुत सेंस है, अल्लाह ने दी हुई है, कि इनके पास इतनी अप्रोच नहीं है। जो भी ये छोटे लड़के आए ना अभी तक, इनकी अप्रोच नहीं है विकेटों में बॉल करने वाली। ये विकेटों में बॉल ही नहीं कर सकते। विकेटों में बॉल करते हैं तो वो लेग स्टंप से बाहर चली जाती है, या ये 5वीं स्टंप पे बॉल करते हैं। सिर्फ कीपर के हाथ में चाहिए। मैं 150 कर रहा हूँ, 140 कर रहा हूँ, और इनकी अप्रोच 150 वाली भी नहीं है, ये 140 वाले भी बॉलर नहीं है।
और 30-30 साल के लड़के हैं और उनकी एजेस क्या है, 18, 19, 20 साल। इनकी टच लेवल वो नहीं है, जहाँ पे आपकी अप्रोच बॉल फेंकने वाली अप्रोच नहीं होती, वहां पे इनकी अप्रोच नहीं है। आसिफ, आप जाए थोड़ा बहुत। क्या रीज़न क्या है आपके ख्याल में इसका, कौन ठीक कराएगा ये? यार एक्चुअली विकी भाई कोच बने हुए पिछले 20 साल से, उनको कोचिंग का नहीं, कोई पता नहीं। 2006 में आए थे। वो 2006 में आए थे। हाँ, तो 15 साल तो हो गए ना। मेरे साथ भी काम करते रहे हैं, हम्म, उससे पहले भी किसी के साथ काम किया, उसके बाद भी काम करते रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्रिकेट का कोचिंग कैसे करनी। कोचिंग इज अ डिफरेंट साइंस। एज ए प्लेयर आप बहुत बड़े हो, मैं विकी भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं यूनुस खान की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए प्लेयर बहुत बड़े हैं, और मिसबा की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर कोचिंग इज अ डिफरेंट साइंस। मिसबा अभी कोचिंग में आया हुआ, ही डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कोचिंग। वो खामोश बैठा हुआ क्योंकि यूनुस खान डोमिनेट कर रहा है और विकी भाई डोमिनेट कर रहे हैं। मिसबा को वो तो अपनी वो दिहाड़ी नहीं लगाने बैठे लोग, क्योंकि मिसबा ने आके टीम को संभाला दिया था एक टाइम पे एज ए प्लेयर। एज ए कोच फ्लॉप हो जाएंगे, ये मैं अभी बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, आप मेरे साथ हो, आप देख लीजिएगा। और यूनुस खान भी फ्लॉप हो जाएगा। यूनुस खान एज ए प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर था, उसने 10,000 रन किए, नो डाउट। मेरी जिंदगी में मैंने देखा उनको खेलते हुए, एज ए प्लेयर अच्छा प्लेयर है। एज ए कोच होना एक डिफरेंट बात है, आप चाहे एग्री करो या ना करो, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो टीम चली गई हुई है ना हमारी वहां पे न्यूजीलैंड में, ये वो टीम है, यस सर। जो प्लेयर होता है ना उसके अंदर एक अना होती है, ये इन लोगों ने उसकी अना मार दी है। जो सब प्लेयर गए हुए ना, ये पूछ के जाते हैं विकी भाई आज हमने खाना कौन सा खाना, मिसबा भाई आज कहाँ जा रहे हैं आप, खाना कौन सा खाना जाते। ऐसे नहीं होता, प्लेयर अपनी मर्जी का मालिक होता है, और प्लेयर ने परफॉर्मेंस करनी होती है ग्राउंड के अंदर। वो ये नहीं पूछता है ये कोचिज से। हम भी खेले, हमने कभी कोचिज से पूछा ही नहीं था कि हम कहाँ जाना है। परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर 100% दो, बाहर अपनी मर्जी के मालिक हो, अंदर भी अपनी मर्जी के मालिक हो। और यार 2-2 4-4 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं खेले हो तो T20 की परफॉर्मेंस पे आप लेके जाते हो, तो टेस्ट मैच की साइड डिसाइड कर रहे हो, तो यही होना ना फिर जाके वहां पे। ठीक है आसिफ, इसी वजह से अब इस टूर पे मोहम्मद आमिर आपके ख्याल में अगर होता तो उससे फ़र्क पड़ सकता, और जो कुछ अभी आमिर के साथ हालिया हुआ है, जो शिकायत उसको है, उस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आसिफ, आमिर की भी काफी मिस्टेक है, नो डाउट, कि आमिर को कम बैक करवाया, पीसीबी ने काफी सपोर्ट की। हमें सपोर्ट कर देता तो चलो हम भी कर लेते 2-4 साल, एटलीस्ट मैं टेस्ट क्रिकेट बचा सकता था। आमिर ने रिजाइन कर दिया टेस्ट क्रिकेट से। मेरा ख्याल है कि उसके फिटनेस प्रॉब्लम थे, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो उसके पर्सनल क्या रीजन हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद वो एग्री करो या आप ना एग्री करो, एक डिफरेंट बात है। उसने टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले ली, मगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप उससे कितना कितना इनपुट ले सकते हो, कि जो उसमें जो बाकी बचा है आप उसको T20 में यूज कर लो, आप वनडे क्रिकेट में यूज कर लो, कोई बात नहीं है। चलो उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, इट्स नॉट अ बिग डील। उसको यूटिलाइज तो करो ना पाकिस्तान के लिए, T20 में यूटिलाइज कर लो, वनडे में यूटिलाइज कर लो। और हमारी जो कोचिंग जो स्टाफ है ना, उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया कि नहीं इसको बाहर निकाल दो। उन्होंने वाबराज को रखा हुआ है। यार वाबराज, आसिफ मैं भी डोमेस्टिक सीजन खेला वाबडा से, वो भी खेलता रहा मेरे साथ। मेरे 45 आउट थे, उसके 7 आउट थे, उसको कैंप में बुला लिया, मुझे तो नहीं बुलाया किसी ने। 7 मैचेस में मेरे 45 आउट थे,
7 मैच डोमेस्टिक के, उसको 7 आउट थे तो उसको बुला लिया। तो ये क्या फेवरिज्म है? आई डोंट नो। मैं जो बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ, इनको कोचिंग का हो यो नो पता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे किस नंबर पे किस प्लेयर को खिलाना है, किसकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त क्या बात कर रही है, दे डोंट नो एनीथिंग। और तीनों जो कोच गए हुए हैं, मिसबा, विकी भाई और यूनुस खान, एज ए प्लेयर बड़े थे, एज ए ठीक है, कोच फ्लॉप है। ठीक है। अब आपकी ऐसी कोई बात हुई, आप खुद जो कोचिंग की बात करें, आपका इरादा है वो तो मैं आ कि ही जाऊंगा, डोंट वरी। मगर मुझे ये नहीं है कि इनकी सीटें लेनी है। मैं जब कोचिंग में आऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अंडर 19 के बच्चे कैसे वो लेके आने हैं। यार आप वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया का राहुल द्रविड़ ने कोचिंग किसकी की? अंडर 19? ये जो कोच आए हैं हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, ये अंडर 19 को क्यों क्यों नहीं कोच करते? आप जाके टीम में जब आप कैंप में आ गए हो तो बच्चे को क्या सिखा सकते हो, क्योंकि उसकी 12 चीजें हो चुकी हैं। ये तो चले न्यूजीलैंड टूर की बात थी, जो होगा वो तो सामने आएगा। अब इतना एक्सपीरियंस नहीं है हमारे बॉलर्स का, वो भी चीज़ सामने आई है। एक्सपीरियंस कोचेस का भी नहीं है। मिसबा को ले लें आप, यूनुस को ले लें आप, वकार। इंतखाब आलम ना, इंती भाई जो हम बिल्कुल मोस्ट सीनियर प्लेयर है, इंतखाब आलम। और इंतखाब आलम तो मेरा ख्याल है फ्रॉन के साथ भी क्रिकेट खेला हुआ है। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है, बड़ी खिदमात है उनकी, साबिक कप्तान है, काफ़ी उन्होंने काम किया वो है, कोच भी 92 रहे में हैं। भी मैनेजर थे, 92, 2004 में। 94, 2009। अब ये उनकी किस्मत, लेकिन उनकी खिदमात हैं। 94 में भी थे, फिर यार सारे 2009 टूरों में में भी थे। मैंने तो बात जो एक मैंने जनरल बात की है। शायद आपने अजराए मजाक कहा हो, लेकिन खिदमात हाँ, बहरहाल उनकी है। मेरा एक मजाक है, विकी भाई भी ऐसे ही चल रहे हैं। और एक्चुअली जो बात मैं कर रहा हूँ ना मिसबा की, मिसबा एज ए प्लेयर जो जो उसने इज्जत कमाई है, नो डाउट, नो डाउट एज ए प्लेयर उसने बहुत इज्जत कमाई है। एज ए कोचिंग ही डोंट नो हाउ टू कोच द बॉयज। उसको पता ही नहीं है किस नंबर पे किसको बैट्समैन को भेजना है। वो अपने एक्सपीरियंस से बातें, और मिसबा तो वैसे ही नीचे लगा हुआ है। 2 बंदे डोमिनेट कर रहे हैं इस टूर पे। अगर आप वीडियोस देखें ना पीसीबी की वेबसाइट पे जाके, 2 ही बंदे हैं, यूनुस खान और विकी भाई। मिसबा तो बोल ही नहीं रहा उसमें। वो हेड कोच हैं, वो प्लानिंग करते हैं, हाँ, स्ट्रेटजी बड़ी बनाते हैं। प्लानिंग हो रही है, बड़ी इतनी प्लानिंग हो रही है आपकी सोच भी नहीं आसफ भाई। इतनी प्लानिंग है कि आप आपके 90 पे 6 आउट हो रहे हैं। मिसबा को भी पता है कि वहां हमने जाके स्ट्रगल करनी है, तो ये पहले तैयारी करके जाना चाहिए था ना इनको। मिसबा ने भी टूर किया हुआ है न्यूजीलैंड का, हमने भी किया हुआ है, तो इनको पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? कि वहां पे बॉल ऊपर आता है, वहां पे ऐसी कंडीशन है, बादल आते हैं, हमारे ग्रीन पिचेज होंगी। यहाँ पे तो चिट्टे पिच पे बच्चों को खिला के तुमने 100 कर दिया, अच्छा ले चलते हैं हम तुम्हें। यहाँ पे फेवरिज्म ज्यादा चल रहा है टू बी ऑनेस्ट। आसिफ की बातें आप सुन रहे हैं, उनका ज़्यादातर जो तनकीद के नश्तर हैं वो जा रहे हैं कोचिंग पैनल की तरफ। मिसबाउल हक, उसके अलावा वकार यूनुस के हवाले से आपने बात सुनी। कुछ वो यूनुस के बारे में भी कहते हैं कि नातजुर्बेकार हैं पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ भी, और पाकिस्तान के बॉलर्स भी, ख़ासकर जो फास्ट बॉलर्स हैं। बहरहाल आसिफ से मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स पर। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो रस्साकशी चल रही है। पाकिस्तान की टीम काफ़ी मुश्किल में रही न्यूजीलैंड के दौरे में। उस पर मोहम्मद आसिफ से हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ मायनाज फास्ट बॉलर, अब बाहर हैं क्रिकेट से काफ़ी अरसे से, लेकिन अब आसिफ से हम बात शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें आसिफ हमने कर ली। मैं समझता हूँ कि चलें अब देखते हैं कि जो आसिफ आपने बातें की हैं उनको सुना भी जाए। और जो, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कड़वी बात करने का ये मकसद बिल्कुल नहीं कि हम क्रिकेट बोर्ड को उड़ा दें, प्लेयर्स को उड़ा दें।
एक जनरल बात कर रहा हूँ, टू बी नेस्ट, कि इनको कोचिंग का दे डोंट नो अबाउट द कोचिंग, सीधी बात है। एज ए प्लेयर बड़े हैं, मैं उनकी प्लेयरिज्म पे बात नहीं कर रहा, एज ए कोचिंग पे मैं बात कर रहा हूँ। और आप वीडियो मैं आपको भी सेंड कर सकता हूँ, और कोई भी क्रिकेटर बंदा वीडियो इनकी देखेगा ना, वो मजाक उड़ाएगा जो पीसीबी ने वेबसाइट पे लगाई है। मैं कह रहा हूँ चलो अब कुछ लाइटर साइड पे आते हैं। आसिफ, आपका इतना शानदार करियर रहा, जो भी कम आप खेले, 10 बरस आपको हो चुके हैं खेले हुए, लेकिन आज भी लोग आपको भूलते नहीं। क्या ख़ास बात थी मोहम्मद आसिफ में जो ए बी डिविलियर्स हो, सचिन हो, लक्ष्मण हो, उसके अलावा पीटरसन हो, बिल्कुल हाशिम आमला हो, ये नाम ख़त्म नहीं होते। ये वो प्लेयर थे जो अगर ग्राउंड में खड़े हैं ना, तो वो ये होता था कि इन्होंने 150-200 करना, जो आप नाम ले रहे हो इनके। और ये बॉलर को बॉलर नहीं मानते थे, ये फ्रंट फुट पे भी उसको चौका छिक्का करा देते थे। खास बात क्या थी मोहम्मद आसिफ? अच्छा, डिफरेंट थिंग के, एक तो मेरी मेहनत थी, और डिफरेंट क्या बात थी बाकी जो बॉलर्स थे, एक तो मेरा जो लैंडिंग फुट था ना, वो अंदर आता था विकेटों के सामने, और जो मेरा हाथ आता था ना, वो आता था अंपायर के ऊपर से। मेरा हाथ इधर से आता था, अंपायर के ऊपर से आता था, अंपायर के सर के ऊपर से। मैं अंदर जाके बॉल करता था। वहां पे इतनी भी स्विंग जो होती है ना, वो इतनी बड़ी स्विंग लगती है बैट्समैन के लिए। अगर आपकी स्विंग 2 इंच होगी है ना, वो ऐसे लगी कि आपको 1 फुट स्विंग होगी है। क्योंकि बैट्समैन ने जाना होता है, बॉल जो एयर में नजर आ रहा है ना, बॉलर जो बैट्समैन होता है ना, वो एक एक ऐसे देखता होता है एक आंख से। जब आप बॉल ड्रिबल करते तो वो यूं करता है, तो वो जब यूं करता था ना दोनों आंखों से, तो मेरा बॉल उसके करीब आ चुका होता। दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन मी एंड द अदर बॉलर। मोहम्मद अब्बास में और आप में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुमासलत बनाई। अब्बास इज टू फार यार। मोहम्मद आसिफ तो डिफरेंट था, उसने वो, मैं तो बाउंसर से भी डरा लेता था बैट्समैन को, इन स्विंग भी डरा लेता था, आउट स्विंग भी डरा लेता हूँ। और यार मेरी मेरी लाइफ का एक भी सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, मैंने ना किसी बैट्समैन को कट खिलाई है, ना मैंने कभी पुल खिलाई, ना मैं बाउंसर पे चौका खाता था, ना मैं कट पे चौका खाता था। आगे क्या क्रिकेट बची किसी बैट्समैन की? आगे बोलो आप भी। और ये कोचिज का काम है कि उनको समझाए कि मेरे बच्चे, तुमने यहाँ बॉलिंग करनी है, ये तुम्हारा टारगेट है। ये क्या करते हैं, अपनी तनख्वाहें लगी हुई है हेवन आज से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम बात कर रहे थे आपके करियर की और बड़े बड़े बैट्समैनों की। कोई ऐसा बैट्समैन आसिफ जिसने मोहम्मद आसिफ को परेशान किया हो? आसिफ, मुझे ना, नो डाउट ऑस्ट्रेलियन हमेशा टफ रहे हैं। मैं ना एक वाकया बताता हूँ आपको कि मैं ना हैदराबाद में मैच खेल रहा हूँ और मेरे सामने गिलक्रिस्ट आ गया। मैं डेल देवल से मैच खेल रहा था। मैंने ना फर्स्ट बॉल किया उसको, बड़ी अच्छी लेंथ से वो अंदर आया, तो जो वो लेफ्टी है, तो उसको मैंने ना ऑफ स्टंप से बाहर से फिनिश करने की कोशिश की, विकेटों में फिनिश हो। और उसने इतना अल्लाह शॉट मारा, मिड विकेट पे छक्का मार दिया मुझे। अब गेंद आ रहा है, उतनी देर में मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको अगर मैंने कट खिला दी तो कट का ये बड़ा प्लेयर है, अगर मैंने थोड़ा इसको बाउंसर किया तो ये फिर बाहर मार देगा, आगे करूंगा तो फिर ये सामने चौका करा देगा। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ है कि यार मैंने बॉल अच्छा किया था, इसने पिक अच्छा किया। वो ऐसे हिडन और गिलक्रिस्ट ऐसे बैट्समैन थे जो आपको अच्छी बॉल पे भी मार देते थे।
मगर आपने चूज क्या करना होता है। तो मैंने वापस गया हूँ रन अप पे और मैंने वही बॉल सेम रिपीट किया, वो बोल्ड हो गया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपने क्या सोचना है जाके रन अप पे। अगर आप रन अप से पहले बैट्समैन को रीड नहीं करते तो फिर बैट्समैन आपको रीड कर जाता है। ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है छोटे बच्चों के लिए कि आप अगर भागने से पहले बैट्समैन को रीड नहीं करते तो बैट्समैन आपको रीड कर लेता है। एज ए फास्ट बॉलर आपने उसके एक एक स्टेप उसके हेड जाना है, कि आपने उससे ज्यादा सोचना है कि ये अभी क्या करना चाह रहा है। ये कट मारेगा, पुल मारेगा, ये ड्राइव मारेगा, तो मैंने कौन सी बॉलिंग इसके अगेंस्ट क्या करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं और उसके बाद आप कंप्लीट बॉलर बनते हो। पूरे पाकिस्तान को आसिफ इस बात का अफसोस है जो लॉस हुआ 2010 में। आप चले गए, आमिर चले गए, आप अभी तक वापस नहीं आए। मोहम्मद आसिफ को क्या चीज़ याद आती है, रिग्रेट है? ना ग्रेट जॉब, ठीक है। जो भी मैंने मैचेस खेले आई डन इट, अच्छे खेले। और मैंने एक टाइम पे आपको भी पता है मैंने दुनिया लाई थी, जो कि पंजाबी बोलना है, सब बैट्समैन को नचाया हुआ था। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है जो लॉस हो गया, मगर अगले बच्चों का सोचो जो आ रहे हैं। मेरी अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मैंने बच्चों को ये बताया कि जो थंब है ना, थंब जगह है, उंगलियों का कमाल नहीं है, उंगलियों का कमाल तो होता ही है, ये जो है ना मेन, ये भी एक चीज है। और किसी आज तक फास्ट बॉलर ने ये चीज नहीं बताई हुई कि ये भी एक चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अगर आप ऐसे रखोगे, यूं करोगे तो आपको पता नहीं चलता बॉलिंग करने का। और ये आपके हमारे पास बड़े लेजेंड आए हैं, किसी ने ये चीज नहीं बताई अभी तक। तो मैं बात करता हूँ क्रिकेट के नॉलेज के ऊपर, जितना मुझे नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के ऊपर, बच्चों को मैं बताऊं। जो सीखना चाहता वो मुझसे सीख ले, जो नहीं चाहता तो वो तो है ही है, प्लेयर तो है ही है हमारे पास काफी। क्वांटिटी में आ रहे हैं प्लेयर, क्वालिटी नहीं आ रही एक्चुअली आसिफ। क्वांटिटी में तो आ ही रहे हैं प्लेयर, वो हमारे गली मोहल्ले में इतने प्लेयर आ जाते हैं जी, हमारी क्रिकेट सरवाइव कर जाएगी। मगर वो सरवाइव ऐसे नहीं करेगी, वही मैंने पहले ही बोला कि सरवाइव ऐसे नहीं करेगी। क्वालिटी प्लेयर्स को प्लेयरिज्म होना चाहिए, एज ए उसको प्लेयर बुलाओ, क्योंकि आप बड़े प्लेयर रहे हो ना। आप क्या बच्चों के आप क्या बताओगे जी सर। जो प्लेयर होता है वो कोच की बात नहीं सुनता, उसको पता होता है मैंने परफॉर्म करके आना है तो कोच की बात सुनूंगा। अदरवाइज यार, बॉब वुलमन मेरे साथ काम किया, बॉब वुलमन वन ऑफ द बेस्ट कोच रहा है यार। उस बंदे की क्वालिटी है कि वो कभी किसको डिग्रेड नहीं करता था, कभी ये नहीं कहता तुम स्पीड बढ़ाओ, कभी ये नहीं कहता तुम्हारा फिटनेस लेवल है ऐसा है। उसको वो ऑब्जर्व करता था, उसको पता है ये बंदा है किस वक्त मेरे लिए काम आ सकता है। अच्छा। अभी जो कोचिज है ना आसिफ, मेरी बात सुनो, अभी जो कोचिज है ना वो प्लेयर बड़े रहे हैं, उनको कोचिंग का नॉलेज नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, प्लेयर बड़े हैं तीनों ही, कोचिंग का नॉलेज नहीं है उनके पास। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बात बता दूं। एक और आसिफ का आपने देखा, पहले पहले सेगमेंट में कोचेस के हवाले से बात कर रहे थे, दूसरे सेगमेंट में कुछ कोचिंग की खुद से भी बात की, लेकिन अब भी नाला नज़र आते हैं पाकिस्तान के जो कोचिंग का जो सिस्टम चला आ रहा है वो उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। स्पोर्ट्समैन आप देख रहे हैं, मोहम्मद आसिफ को आप सुन रहे हैं। बहुत सारी शिकायत हैं जो नज़र आती हैं, लेकिन लेकिन पाकिस्तान को भी मोहम्मद आसिफ से शिकायत है। मोहम्मद आसिफ, जो करियर था मोहम्मद आसिफ का 2005 में जिस तरह शुरू हुआ था और बीच में ब्रेक्स लगे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, लेकिन 2010 का जो ब्रेक है
उस पर पाकिस्तान की कौम को भी यकीनन आसिफ से शिकायत हो गई। आसिफ, अब बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। मेरा आखिरी सवाल है, कोई और रिग्रेट है कभी किसी क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल के हवाले से, किसी साथी प्लेयर के हवाले से, जहां आपको लगता हो कि मिसट्रीट किया गया आपको? नहीं, मैं वापस आ सकता था, मगर एक्चुअली वही बात होती है ना, ना मैंने कोशिश की, और मैं इतनी बात सुनने का आदी नहीं हूँ कि यार मुझे, हाँ बुलाओगे तो मैं आता। आपको पता है कौन से लड़के गए हुए हैं न्यूजीलैंड में जिसने 30-30 40-40 डोमेस्टिक के मैच ही नहीं खेले हुए, 4-4 मैच खेल के वहां पे चले गए हैं। और जिसको 50 मैच नहीं खिलाओगे डोमेस्टिक के, उसको पता ही नहीं है लड़के को मैंने रन कैसे करने हैं, मैंने आउट कैसे करने हैं। किसी ऑफ स्पिनर को या लेग स्पिनर को पता ही नहीं है कि मैंने कैसे आउट, बैट्समैन को कैसे आगे रखना है, मैंने इसको सिंगल नहीं देनी, मैंने फील्डिंग सेट क्या करनी है। तो किसी को क्या पता चलेगा यार। मैं आपको भी नहीं पता चल रहा कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी भी, आपकी मेरा ख्याल समझ गए होंगे। था ना डोमेस्टिक के, तो उसको पता होता है कि मैंने आउट कैसे करना है, बैट्समैन को आगे कैसे रखना है, इसको सिंगल नहीं देने, मैंने फील्ड की सेट क्या करनी है अपनी। और यार 2-2 4-4 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं खेले हो तो T20 की परफॉर्मेंस पे आप लेके जाते हो, टेस्ट मैच की साइड डिसाइड कर रहे हो, तो यही होना ना फिर जाके वहां पे। चले चले उस वक्त की टीम की बात कर रहे हैं। दोस्त कौन था उस वक्त आपका सबसे अच्छा, उस दौर में जब आप खेल रहे थे? वन ऑफ द बेस्ट शोएब अख्तर। शोएब अख्तर आपको याद बहुत करते हैं वैसे, और वो कहते भी हैं कि नहीं, आप उनसे आप बेहतर मैंने बोल। मुंह चुप करा दिया हुआ जब से उन्होंने बोला ना मुझे 2 बल्ले मारने चाहिए थे। अब नहीं याद करेंगे, मुझे भी 10 साल हो गए खेलते, उनको भी 10 साल हो गए। तो ऐसी मेमोरीज याद करोगे यार, लड़कों को आगे सिखाओगे तो आपने पिछले 10 साल की स्टोरियां सुनाते रहना, मेरी वजह से ही रोटी खानी है। नहीं, आप बच्चों को आगे कोई पढ़ाओ कि मैंने फास्टेस्ट बॉलर कैसे पैदा करवाना, उसको टिप्स दो बच्चों को कि मैं ये टिप्स देता हूँ, मैंने ये किया था, आप बच्चे ये लर्न करें। आप पिछली बातें ही लेके बैठे हो। आपसे कोई बात की है मैंने किसी क्रिकेट के ऊपर बात की है अभी तक? मैंने ये नहीं कहा कि विक्की भाई ग्रेट क्रिकेटर नहीं थे, यूनुस खान ग्रेट क्रिकेटर नहीं है, मिसबा ग्रेट क्रिकेटर नहीं है। एज ए प्लेयर बड़े थे। मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात कर रहा हूँ, एज ए कोचिंग की, कि नहीं मैं उनके ऊपर तंजिया मजाक नहीं कर रहा कि क्रिकेटर नहीं बुरे थे, क्रिकेटर ठीक है। मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ कि एज ए कोच प्लेयर्स कौन से लाने चाहिए, उसको हैंडल कैसे करना चाहिए, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रही है अभी भी टीम में, फेवरिज्म है अभी भी टीम में। और हमारे पास, मैंने क्या बोला, हमारे पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं आ रही। तो अभी जो प्लेयर आ रहे हैं ना 19-20 है, 19 वाला 20 में डाल लो, 20 वाला 19 में डाल दो, तो वो अवाम भी चुप है, सबको पता है। यार हम खेलते थे ना, मुझे पता होता था कि मैं टीम में हूं, 11 बाकी 10 लिख लो। अख्तर को भी पता होता था कि मैं टीम में हूं, बाकी 10 लिख लो। इंजी भाई को पता होता था कि मैं टीम में हूं, बाकी 10 लिख लो। मोहम्मद यूसुफ को भी पता होता था कि मैं टीम में हूं, बाकी 8-10 लिख लो। यूनुस खान को भी पता होता था, बाकी लिख लो। बाकी क्या होता था, एक आध 19-20 डाल लो, दैट से। बाकी तो टीम तो पहले लिखी पड़ी होती थी, आप भी टीम बना सकते हो उस वक्त तो। अब आप कोई भी चेंज कर सकते हो। अभी जो ऐसी टीम है ना 50 लड़के गए हैं, आप कहोगे यार इसको निकाल दो दूसरा डाल दो, ऐसे टीमें नहीं होती। और ये ऐसे प्लेयर भी नहीं बनते। प्लेयर बनाना, उसको बिगाड़ना, ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है, जो कि मैनेजमेंट आजकल अदा कर रही है। ठीक है मोहम्मद हाफिज, आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी आपने वक्त दिया। अब चलें आखिर में, अगर आप चलें कोई पैगाम ही दे दें, इतने आपके अब भी लोग आपको याद करते हैं, लोग आपके बारे में बात भी करते हैं, स्टार खिलाड़ी जो साबिक हैं बैन अवी वो भी बात करते हैं। यार मैसी यही है, ये जो मैंने पहले बातें तो मैंने काफी कर ली, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया क्या। और एज ए क्रिकेटर आपको मेहनत का फल मिलता है, एंड ऑफ द डे आप जितनी मेहनत करते हो उसका फल जरूर मिलता है।
और मेहनत आपको पे भी जरूर करती है। और मैंने भी जितनी किया, लोग मुझे बोलते हैं मैं नेचुरल बॉलर था, नहीं, उसके पीछे मेरे पास मेहनत का मैंने बहुत मेहनत की हुई है। वो मैं अपनी बुक में भी लिखूंगा, मैं भी अपने चैनल में भी बोलूंगा। मेहनत जरूर आपको रिवार्ड देती है। और दूसरा ये है कि कभी भी होप ना छोड़ो। अगर आप टीम से बाहर हो गए तो होप ना छोड़ो। मैं 2004 में बाहर हो गया था, एक टेस्ट के मैच। फिर हमने इतने टूर किए, मैंने इतनी मेहनत की कि 2005 में मैंने कमबैक किया। उसके बाद मैं टीम से बाहर नहीं हुआ। वो खैर उसके बाद मैं टीम से बाहर नहीं हुआ, मगर और चीजों से बाहर हुआ। मगर ये जब भी टीम लिखी जाती तो एक नाम तो जरूर होता था टीम में, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे T20 में हो, चाहे वनडे में हो। 2005 से लेकर 2010 तक एक तो नाम होता था। तो यही वो होता है कि आप इतनी मेहनत करो कि उसका आपको वो चीजें, अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ लड़कों के मतलब कि आप ये लड़का बाहर निकाल लो। आप भी देख रहे होंगे कि यार इसको निकाल दो, उसको डाल दो, ईसा को डाल दो, मूसा को डाल दो, उसको डाल दो, इधर डाल दो। इनको पता ही नहीं है बॉलिंग कहाँ करनी है, 3 विकेटें क्यों लगी हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, 3 विकेटें एक रीजन के लिए बनी हुई है। क्रिकेट की सेंस होनी चाहिए कि 3 विकेटों को बॉल मारना, आपने कीपर को बॉलिंग नहीं करनी। यही मेरा मैसेज है कि ये 3 विकेटें क्यों लगी हुई हैं, इनको बॉल मारना है, दैट्स ऑल। ही सेड दैट्स ऑल। 3 विकेटों की कहानी सुनाई आसिफ ने, लेकिन इनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। जो उनका पूरा करियर रहा उसमें और भी उतार चढ़ाव आते हैं। काफ़ी कड़वा बोले, लेकिन खैर इनकी राय है। जो कोचिंग के हवाले से इन्होंने बात की, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की, अपने करियर के हवाले से बात की, और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आसिफ ने बात की। आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। इजाज़त, खुदा हाफिज़।